कक्षा 12वीं में हम लोग जो टॉपिक या पाठ पढ़ रहे थे वह रासायनिक बलगत की चौथा पाठ 5 नंबर का आएगा, तो पहले बताया जा चुका है। इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा किसे कहते हैं कि आप ये समझो कि कोई अभिकारक है ए और बी बनाते हैं क्रियाफल ए बी अभिकारक ए बी क्रियाफल। तो अभिकारक अणु आपस में क्या होते हैं, अभिकारक अणुओं का संघट मतलब टकराना। तो टकराएगा तो इतनी ऊर्जा हो कि टक्कर के फलस्वरूप क्रियाफल में बदल जाए। अभिकारक अणुओं में टक्कर या संघट इतना कि जैसे टक्कर हो और अभिकारक अणु किसमें परिवर्तित हो गया, क्रियाफल में। तो इसी ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा, है ना। देहली ऊर्जा मतलब उन अणुओं के पास पूर्ण ऊर्जा हो जो अभिकारक टक्कर के फलस्वरूप किसमें बदल सके, क्रियाफल में। और अगर टक्कर हुआ और क्रियाफल नहीं बना, इसका मतलब बताना कि उनके पास देहली ऊर्जा नहीं है। उसको देहली ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन अणुओं को और ऊर्जा बाहर से प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहले हम देहली ऊर्जा की परिभाषा देखेंगे, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और ये परिभाषा ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा को देहली ऊर्जा कहते हैं, कम से कम, है ना, जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों द्वारा अभिक्रिया को क्या करता है, संपन्न करके क्रियाफल बनाता है। तो प्रभावी टक्कर, जैसे आप लोग को कोई चीज नहीं लिख के लाए, ये याद नहीं किए, तो अगर हल्का से छू देंगे प्रेम से, तो वो टक्कर क्या होगा, अप्रभावी रहेगा और आप काम नहीं करोगे। वहीं जोर से तड़ाक से मार दी, क्या करोगे, तुरंत याद करोगे और बोलोगे जोर से लगा, अर्थात टक्कर प्रभावी हुआ। और जो आप काम नहीं कर रहे थे, अभिकारक बन के रुके थे, किससे बदल दिए, पूरा क्रियाफल में पढ़ाई शुरू कर दिए। तो टक्कर ऐसा हो कि अभिकारक क्रियाफल में बदल जाए, उसी टक्कर को कहोगे प्रभावी टक्कर। और अगर क्रियाफल में नहीं बदला, टक्कर तो हुआ और तो क्रियाफल नहीं बना, तो उस टक्कर को बोलोगे अप्रभावी टक्कर। तो ये देहली ऊर्जा। अब देखेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसे कहेंगे कि अणु ए और बी अणु टकरा करके क्रियाफल बनाना है, परंतु टक्कर हुआ, क्रियाफल नहीं बना, अप्रभावी टक्कर हो गया। क्यों नहीं बना, क्योंकि उन अणुओं के पास पूर्ण ऊर्जा है, अर्थात देहली ऊर्जा नहीं था। तो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को क्या करना पड़ता है, बाहर से ऊर्जा लेना पड़ता है। कहाँ तक पहुँचने के लिए, देहली ऊर्जा तक पहुँचने के लिए। तो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणुओं को और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसी ऊर्जा को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। जैसे आपको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ना है, 5 धावों को दौड़ने वाले, और ये पता है कि सभी 6 अगर रोटी खाए तो उनके पास देहली ऊर्जा हो जाएगी, पूर्ण ऊर्जा हो जाएगी और दौड़ने में। तो कोई जल्दी 6 रोटी खा लिया, उसके पास पूरी ऊर्जा हो गई, मतलब देहली ऊर्जा, वो सीधा 3 किलोमीटर लक्ष्य तक पहुँचेगा। और कोई 40 रोटी खा के दौड़ा तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, बीच में रुक जाएगा, फिर उसको आना पड़ेगा 2 रोटी खाने के लिए। तो इसको बोलोगे सक्रियण ऊर्जा, इसको जो 4 रोटी खा के गया, क्योंकि उसके पास देहली ऊर्जा नहीं है, 6 रोटी वो नहीं खाया। तो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अणु को क्या लेना पड़ा, पुनः ऊर्जा लेना पड़ेगा, फिर ऊर्जा लेना पड़ा, तब उनके पास देहली ऊर्जा हुआ और प्रभावी टक्कर द्वारा, दौड़ द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अर्थात क्रियाफल को प्राप्त किया।
तो इस प्रकार सक्रिय ऊर्जा बराबर होता है दैनिक ऊर्जा माइनस अणुओं की निम्नतम ऊर्जा। उनके पास कम ऊर्जा है, उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा क्या, और ऊर्जा, ताकि कितनी ऊर्जा हो जाए उसके पास, दैनिक ऊर्जा। परिभाषा देखेंगे, आर्यनियस वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक रासायनिक क्रिया तभी संभव है जब टकराने वाले अणु एक न्यूनतम ऊर्जा से क्या हो, सक्रिय हो, उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा हो। अधिकांश अणुओं की गतिज ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा से कम गति में चलने के लिए। अभिकारक अणुओं को सक्रिय करने के लिए देखो अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा ही क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा कहलाएगा। दोनों परिभाषा, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर पार्ट आता है तो छोटी छोटी परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे ऊर्जा अवरोध, उस न्यूनतम ऊर्जा को जिसे प्राप्त करने के बाद ही अणु क्रियाफल में परिवर्तित हो सकता है, क्या बोलेंगे, ऊर्जा अवरोध, बैरियर। जैसे कोई रस्सी, बात ऊंची को देखो ना, ऊंची को देखो, इस रस्सी से जो छलांग लगा लिया उसी को बोलेंगे क्यों फर्स्ट आया, तो ये बैरियर है। तो जो कूदने वाले हैं उनके पास इतनी ऊर्जा हो कि इस बाधा को, बाधा मतलब अवरोध माने बैरियर को पार कर सके। तो कब पार करेगा, जब उनके पास दैनिक ऊर्जा होगा। आज सक्रिय ऊर्जा होगा तो नहीं छलांग लगा पाएगा, इसी पार रह जाएगा, रस्सी पैर में लग गई, फाउल हो जाएगा। तो दैनिक ऊर्जा जिनके पास है वही इस बाधा को पार कर सकेगा। सक्रिय ऊर्जा वाले को और ऊर्जा लेना पड़ेगा, ये हुआ ना। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग कि ये अभिकारक है, ये सक्रिय ऊर्जा है, यहाँ ये एक बाधा है। तो इस बाधा को प्राप्त करने के लिए इस सक्रिय ऊर्जा वाले को कितने ऊर्जा लेना पड़ेगा, और थ्रेशोल्ड, TH माने थ्रेशोल्ड एनर्जी माने दैनिक ऊर्जा, और इतना ऊर्जा जब लिया तो इस बाधा को पार कर गया, इसमें बदल गया क्रियाफल में, एक क्रियाफल में बदलेगा, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ से जो ऊर्जा लिया, देखो बोलोगे क्या बोलोगे, PA। इंग्लिश में सक्रिय ऊर्जा को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये ऊर्जा कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, दैनिक ऊर्जा। तो इस प्रकार से बाधा या बैरियर को पार करने के लिए कम ऊर्जा वाले अणु को और ऊर्जा लेना पड़ता है, उसे कहेंगे हम लोग दैनिक ऊर्जा। तो इस प्रकार से दैनिक ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और ऊर्जा अवरोध, तीनों की परिभाषाएं को हम लोग बहुत ध्यान से समझे, सुने। अब देखेंगे इसमें 1-2 परिभाषाएं और है, और उसको मैं पढ़ देता हूँ, पुस्तक में भी है आप लोग का। एक होता है दर निर्धारक पद। क्या, दर निर्धारक पद। कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है। कई रासायनिक अभिक्रिया एक पद में पूर्ण हो जाता है, अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती है। अभिक्रिया का दर अब ज्ञात करना है, का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया को देख करके ही निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, जिसे कहेंगे दर निर्धारक पद। इसमें एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, ये N2O5 है और ये N2O5 अपघटित होकर के बदला N2O4 प्लस O। तो ये पद सबसे धीमी गति से होता है। तो इसी धीमी गति के आधार पर बोलेंगे हम क्या, कि इसी के वेग को बोलेंगे दर निर्धारक पद। इसी से पद से निर्धारित करेंगे कि इस अभिक्रिया का वेग इतना होगा। आप देखोगे जैसे O धन O, O2, ये तो धीमी है ना, धीमी गति से हुआ।
अब ये तीव्र गति से होता है, तो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने बोले, दर ज्ञात करने बोले तो आप दर ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया का दर निर्धारण संभव नहीं है। एक परिभाषा और देखोगे आप लोग, तापमान गुणांक, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। हम लोग देखे थे कारक में कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। प्रति 10 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अक्रिय अणु है, निष्क्रिय अणु है, उसको ऊर्जा जब मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी, है ना। अणुओं में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, क्या प्राप्त करने से, ताप प्राप्त करने से। तो तापमान गुणांक देखेंगे, ताप वृद्धि से सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। 10 अंश सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ जाता है। यदि एक ताप T अंश सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक kT तथा 10 अंश से अधिक ताप पर T+10 अंश सेंटीग्रेड पर उसका वेग स्थिरांक kT + 10 अंश सेंटीग्रेड है, तो इसे क्या कहोगे आप, इस अनुपात को क्या कहोगे, तापमान गुणांक। परिभाषा बुक से देख लोगे, बहुत छोटा सा है। तो इस प्रकार रासायनिक बलगतिकी में हम छोटी छोटी परिभाषाओं को आप स्पष्ट किए हैं। प्रश्न साथ साथ जाएगा, आप उत्तर साथ साथ तैयार करोगे। अभी जो असाइनमेंट और कॉपी कंप्लीट करने में नहीं करने में जो गलती की हो, अगले असाइनमेंट जमा होगा तो फिर कॉपी जमा नहीं ले जाएगा, पहले पढ़ के देख के ले जाएगा। असाइनमेंट पढ़ के देख के ले जाएगा, अगर कमी होती है तो तुरंत वापस कर दिया जाएगा। इस नाम से इस महीने से बहुत सजगता से आप लोग सभी विषय में काम करोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।